हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरित क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक ऑफ द डे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि थोड़ी सी ब्राइटनेस और उसमें पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है। तो आज सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगी और मेरी वॉइस रहेगी, तो कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो ये सारे पॉइंट्स है जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कौन से टैग, यानी कि ये हमारे किस डायमेंशन के अंदर आता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये होता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें वर्ड टू वर्ड एक पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे हमने डेवलप किया हुआ है। यहाँ तक पहुंचने से पहले एक बार ना थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें हमारे को और ज्यादा क्लियर हो सके। देखो, यहाँ पे इशू क्या है। सबसे पहले हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। देखो, इशू ये है कि ये है यूरोपियन यूनियन। ठीक है। यूरोपियन यूनियन मींस जब हम इस तरीके से वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये एक कंट्री आती है, एक नहीं है बल्कि 28+ कंट्रीज है। ये जो पूरा सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। इसमें कुछ कंट्री नहीं आती है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, 2005 के अंदर एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो था इनका ईटीएस, एमिशन ट्रेड एडजस्टमेंट, जो कार्बन क्रेडिट है उससे रिलेटेड था ये। अब इसके बाद क्या हुआ है, COP26, COP27, COP25, ये कुछ हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कुछ मीटिंग्स हुई थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, मेजोरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ने टारगेट लिया था जो था नेट जीरो कब तक करना है, 2050 तक। तो इसी डायमेंशन के अंदर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने 2020 के अंदर कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी। और ये पॉलिसीज किसके लिए थी, उन कंट्रीज के लिए जो कि कहाँ लाई करती है, इस सर्कल के अंदर। अब जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे लाई करती है, इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एडवांस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन्होंने जो कार्बन एमिशन है प्रोडक्शन लेवल पे उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट क्या देखे, पॉइंट ये देखा है कि 2050 के अंदर जो नेट जीरो टारगेट लिया है उसको फोकस में रख के यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करना स्टार्ट किया है। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यह है कि जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये एक कॉस्ट के साथ आया है। कॉस्ट क्या, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। तो जब आप फंड्स एलोकेट करते हो किस चीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो जो ओवरऑल कॉस्टिंग है किसकी, प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, मान के चलो ये मार्केट है, मार्केट में जो ग्लोबल प्रोडक्ट है वो मिल रहा है 10 रुपए का, और जो कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुई है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो हो गया कितना, 12 रुपए का। तो अब यहाँ पे एज ए कंज्यूमर हम किसको प्रेफर करते हैं, जिसकी प्राइसिंग लेस है। तो अब यही प्रॉब्लम किसको आ रही है, यूरोपियन यूनियन को आ रही है। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि हमने अपने लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस कर लिए हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जैसे अफ्रीका हो गया या फिर रशिया हो गया या फिर इंडिया हो गया, चाइना हो गई, इन्होंने अपने आप को जो इंक्रीजिंग एमिशन है कार्बन का, यानी जो स्टील बनाते हैं या फिर सीमेंट वगैरह बनाते हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी की यूज होती है। एनर्जी मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जैसे 60 से 70% जो एनर्जी है वो किससे आती है, कोल से आती है। कोल कैसे, थर्मल पावर प्लांट हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का कहना ये है कि हम यहाँ पे अपने लेवल पे बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को बहुत सी चीजें बाहर से इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। अब इस इंपोर्ट से होता क्या है, इंपोर्ट से ये होता है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन लेवल का ओवरऑल कार्बन एमिशन कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए या फिर इसका सॉल्यूशन के फॉर्मेट में यहाँ पे जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो लॉन्च किया गया है। ये मैकेनिज्म है क्या, मान लो फिर दोबारा से हम वही एग्जांपल लेते हैं, ये है यूरोपियन यूनियन इस सर्कल के अंदर। अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को इस सर्कल के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजना है या फिर इनके साथ डील क्रैक करनी है, तो उसके लिए उनके पास कितना कार्बन एमिट उन्होंने किया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उस सर्टिफिकेट को ही नाम दे दिया CBAM सर्टिफिकेट। जो किसके साथ पैक्ड की है, वो पैक्ड की है ETS के साथ। ये हमने पहले देखा है ETS क्या है, कार्बन क्रेडिट है। ये आगे कभी देखेंगे कार्बन क्रेडिट, अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो ये जो ETS है इसका जो प्राइसिंग पार्ट है वो हर वीक चेंज होता है, यानी वीकली पैक्ड है ये। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम पूरा फोकस करेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। इंडिया का नियरली 40%
जो यूरोपियन यूनियन के पास साथ ट्रेडिंग होती है, इंडिया का 40% जो गुड्स है यहाँ पे डिलीवर होता है, और मेजोरिटी क्या होता है, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। अब जो स्टील और सीमेंट है, ये दोनों कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसमें जो एनर्जी है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी यानी कि कार्बन एमिशन ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सो इन सारी चीजों को अब हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में स्टडी करते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये जो यूरोपियन यूनियन है, क्या ये अभी से इसको लागू करने वाली है? अभी से लागू नहीं करने वाली है, ये 2026 यानी 2026 की इन्होंने डेट रखी है जब से ये इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट वन। दूसरा, लेकिन अब ये सेंटर ऑफ पॉइंट डिस्कशन क्यों बना है अगर ये इतने टाइम बाद होना है? क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग है 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सी स्टडीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड, इन्होंने क्या बताया, अगर ये कंसिस्टेंट होती है तो इंडिया को ट्रेड लेवल पे यूरोपियन यूनियन के साथ 1.7 बिलियन डॉलर का लॉसेस होगा। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा जो ये डिस्कस किया है, एक हमने ओवरव्यू देखा है। अब इसको हम देखते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में। ठीक है, ऑलरेडी आपको एक प्रिंटेड मटेरियल मिल गया है, आपके लिए इजी रहेगा, ये स्टोरी थी। अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये हमारे किस सेगमेंट के अंदर कवर होती है? ये कवर होती है GS2 यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम क्या क्या देख रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू अगर कोई भी पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आते हैं, इंडिया को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इस डायमेंशन के अंदर हम कवर करें। ऑल्दो चाहे तो इसको हम कवर कर सकते हैं किसके अंदर, एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जो इनिशिएटिव्स होते हैं एनवायरमेंटल लेवल पे कार्बन एमिशन से रिलेटेड, हम उसके अंदर भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है किन के ऊपर अप्लाई होगा। स्टील हो गई, आयरन हो गई, सीमेंट हो गया, अभी फिलहाल 6 आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कार्बन जो मैकेनिज्म है क्या, काम कैसे करता है? उससे पहले इसका एक बार हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि यूरोपियन यूनियन पहली कंट्री है जिन्होंने एक ऐसा प्लान डेवलप किया है जो कि किसके ऊपर टैक्स, आप ये सिंपल बोल ही सकते हो, टैक्स लग रहा है या फिर ये अपनी खुद की कंट्रीज की कंपनी को बचाने के लिए ये इस तरीके का मैकेनिज्म लॉन्च कर रही है। वो है यूरोपियन यूनियन जिन्होंने वर्ल्ड में पहली बार ये लॉन्च किया। कब से लागू होगा? ये 2026 से लागू होगा। अब इसका मेन एम क्या है? एम ये है कि जो नेट जीरो है 2050 उसको हम अचीव करना चाहते हैं। हम यहाँ पे मतलब मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, अब ये कैसे अचीव करेंगे? इसको अचीव करने के लिए जितना ज्यादा कार्बन एमिट होगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको उतनी ही ज्यादा प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी। इसी को हमने नाम दिया है कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म। ये किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट द कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज का मतलब है, मान लो यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सी कंपनी है काम करती है, जैसे 2020 के अंदर लॉ आया, तो कुछ कंपनीज ने क्या बोला कि हमें जो ईयू के ये लॉज है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, ईयू से बाहर जाके हम अफ्रीका के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ईयू के कोई भी लॉ लगते नहीं है, यहाँ से हम सीधा फिर सेंड कर देंगे किसके अंदर, ईयू के अंदर। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो कार्बन है उसका लीकेज हो रहा है। कैसे? यहाँ पे लॉ ये है कि अगर किसी को भी यूरोपियन यूनियन के अंदर रह के कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए कार्बन एमिशन काफी कम होना चाहिए। तो यूरोपियन कंपनी ही यूरोपियन एरिया को छोड़ के दूसरे देशों के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करके फिर दोबारा एक अल्टरनेट रूट को यहाँ पे मैनेज कर रही है। तो इसी को क्या बोला गया है, टू कार्बन लीकेज, और इसको रोकने के लिए ये सारी चीजें लॉन्च की गई है। अब सेम रिक्वायरमेंट क्या है? देखो 2005 के अंदर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एमिशन ट्रेड सिस्टम लॉन्च किया था। अब ये जो एमिशन ट्रेड सिस्टम है, ये रेगुलेट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन विद इन यूरोप। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे जो लॉज बने हैं, यूरोपियन कंपनीज को अपने कंट्रीज के अंदर रह के अगर कोई भी प्रोड्यूस करना है, कार्बन कम एमिट करना है। ठीक है, वहीं पे अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाने की क्या जरूरत है जब हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन पहले से एमिशन ला चुके हैं? क्योंकि इन सारी चीजों से क्या इंक्रीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीजिंग कॉस्ट की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कंपिटिटिव एडवांटेज है वो नहीं रह रही है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, जो ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट है वो है 10 रुपए का, और इनका प्रोडक्ट जा रहा है 12 रुपए का। ठीक है, तो एडवांटेज नहीं है। सेल कम होगी, अगर सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो ये माइट भी हो सकता है, कंपनी शट डाउन भी हो सकती है। ठीक है, कार्बन लीकेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, इस एड्रेस को इशू करने के लिए क्या किया गया है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया गया है।
अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इसका मीनिंग क्या है, एक मिनट में इसको साइड कर देता हूँ। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हायर टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 12 रुपए जा रही है, ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 12 रुपए, हम ऐसा कुछ इम्पोज करें कि जो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी कॉस्ट 13 रुपए हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो यूरोपियन प्रोडक्ट है वो सस्ते दिखेंगे। तो इसी चीज के लिए क्या इम्पोज किया गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है, एम क्या है, सेम। एम ये है, अगर कोई कंपनी या कंट्री कोई भी कार्बन को रिडक्शन के लिए मैकेनिज्म लॉन्च नहीं कर रही है, उसको इकोनॉमिक लेवल पे, पनिशमेंट तो नहीं बोल सकते, इकोनॉमिक लेवल पे जो भी कॉस्ट है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ये यूरोपियन पार्ट है, अब इस यूरोपियन पार्ट के अंदर कंपनीज है जो बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है, उनका लेट सपोज हर महीने खर्चा आता है 100 करोड़ रुपए किस चीज के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है इससे इनको कोई भी फ्रूटफुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अब होगा क्या, अगर इस सर्कल से किसी को भी अपना कोई प्रोडक्ट अंदर भेजना है, तो उसके लिए क्या दिखाने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट, किस चीज का, कि कितना कार्बन एमिट किया है। अगर कार्बन ज्यादा एमिट हुआ है तो आप क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है। तो इससे जो 100 करोड़ रुपए किस में लगे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो दोबारा से क्या हो सकता है, रिफंड हो सकता है। रिफंड तो नहीं होगा, जैसे पैसा दोबारा वसूल हो जाएगा, इन शॉर्ट ये मीनिंग है इसका। ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है। अच्छा, ये तो शायद हम ऑलरेडी सारा देख चुके हैं, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि अपने पास थोड़ा सा क्लियर कैनवास रहे। करेक्ट। सो ये अप्रूव हुआ है कब, 2020 के अंदर। एंड ये जो 2020 के अंदर अप्रूव होने के बाद मेन जो फोकस है सेम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल। एंड इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 अक्टूबर 2003 से। ये अफेक्ट करेगा कितने गुड्स को, 6 गुड को अफेक्ट करेगा, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर। ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 हमारे फोकस एरियाज हैं जिनके अंदर कार्बन ज्यादा एमिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसकी प्रैक्टिस कैसे फॉलो होगी। सबसे पहले किसी भी कंट्री को अगर भेजना है, सर्टिफिकेट परचेज करेंगे, और जो ये सर्टिफिकेट है उसकी प्राइसिंग है किसके साथ क्लब्ड है, ईटीएस के साथ, यानी कि कार्बन ट्रेड एमिशंस, नॉट द कार्बन, एमिशन ट्रेड सिस्टम के साथ ये क्लब्ड है। ठीक है। और ये किस चीज को इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो प्राइसिंग है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो कंसिस्टेंट रन करे। सो इनिशियली ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो डायरेक्ट एमिशन है जिसको नाम दिया गया स्कोप 1। और इसके अंदर किन 3 गैसेस के ऊपर फोकस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड परफ्लोरोकार्बन। उसके बाद इसको इंक्रीज करेंगे, इसका स्कोप इंक्रीज करेंगे इनडायरेक्ट जो एमिशन होता है उसके ऊपर। ये ट्रांजिशन फेज रखा है। ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है अगर ये प्रॉपर तरीके से हो पाया फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन आ जाती है जो आपको अपने आंसर के अंदर लिखनी है, इंडिया का इसके रिगार्डिंग क्या कंसर्न है। सबसे पहली चीज, जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ इंडिया का ट्रेड कितने नंबर पे आता है, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है ट्रेड के मामले में यूरोपियन यूनियन के साथ। कहने का मतलब है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस पॉइंट से रिगार्डिंग। जैसे इस तरफ लिखते हैं, जैसे ये यूरोप है, यूरोप के साथ बहुत सारी कंट्रीज ट्रेड करती है। ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, वो है इंडिया। ठीक है। जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, कितना शेयर है उसका, 14%। ठीक है। इसलिए इंडिया को इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी तक हुआ क्या है, इंडिया के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री के पास कितनी परमिशन है कार्बन एमिट करने की, उसका कोई कैप नहीं है। इसलिए इंडिया को इस चीज से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और इंडिया का कितना एक्सपोर्ट होता है, 14% तक का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो अभी फिलहाल लॉ है ये किसके लिए इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये एक मिनट छोटी सी अपडेट कर देता हूँ, एक सी यहाँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अब सही है।
सो जितने भी एरियाज है जहां पे कार्बन बहुत ज्यादा एमिट होता है, सिर्फ उन्हीं 6 सेक्टर्स के ऊपर ये अप्लाई हुआ है। और इंडिया का जो मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन एरियाज के अंदर, वो हो गया स्टील, हो गया सीमेंट, हो गया, यानी कि वही सारी चीजें होती हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि जो इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, अनकम्पिटेटिव। जो पहले देखा है कि ये चाहते हैं कि हमारा 12 रुपये बना रहे, जो कॉम्पिटिटर है उसका 14 रुपीज कैसे करना है। ठीक है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये यहाँ पे पूरी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। ये एक बेसिक आइडियाज है, 5 पॉइंट है, ये याद रखना, आगे बहुत काम आएगा ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। और ये किसके अंदर काम करती है, ये यूएन के अंदर काम करती है, नीचे लिखा भी हुआ है। और यूएन के किस ब्रांच में, जनरल असेंबली में 1964 से कंटिन्यू ये वर्क कर रही है। ठीक है। और इसका मेन एजेंडा क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और कैसे करेगी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को फोकस में रख के। ठीक है। तो अभी हमने एक एक्स्ट्रा इंसाइट देखिए, नोट्स में नहीं है आपके, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, परमानेंट बॉडी है ये, जनरल असेंबली के अंदर 1964 से काम कर रही है। मेन टास्क है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हेल्प से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करती है। अब इन्होंने जो एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया को कितना लॉस होगा एक्सपोर्ट में, 1 से लेकर के 1.7 बिलियन डॉलर। एक प्रोस्पेक्टिव समझने के लिए, रुपीस के अंदर कितना होगा, 1 बिलियन होता है अप्रॉक्स 8,000 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब है 8 से 15 हजार करोड़ रुपीस का इंडिया को लॉस होगा। ठीक है। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ पे टैरिफ लगे हैं उससे कितने परसेंट प्राइसेस इंक्रीज होंगे, प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस है 20 से 35%। ठीक है। नेक्स्ट, अभी आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इंडिया के हम बात करते हैं 100% एक्सपोर्ट की, उसमें मेयरली 1.8% ही टोटल एक्सपोर्ट है जो ईयू को जाता है। तो माइट बी लार्जर स्केल पे इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इंडिया ने जो यूरोपियन लेवल पे ये यूनानिमसली एकदम से चेंजेस आए हैं, इस चीज को एड्रेस किया है। एड्रेस इन द सेंस, यहाँ पे इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, अच्छा ये एक वर्ड है आपके नोट्स के अंदर, इसका मतलब है डिसीजन या पॉलिसी जो बनी है, क्योंकि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो क्या है, पॉलिसी है। इसको क्या नाम दिया है, प्रोटेक्शनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये एक बॉर्डर है या एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे कंपनी 1 2 3 इस तरीके से काम कर रही है। सो एक ऐसे लॉ को बनाया गया है जो सिर्फ कंपनी ए को ही बेनिफिट करे, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि बाकी के जो 3 प्लेयर और बच गए उनके लिए क्या। ठीक है। सो लास्ट जो इस लेक्चर का पॉइंट है, अब सवाल ये आता है, अगर ऐसा कोई भी लॉ बनता है, क्या इसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म है, या इसके हम कहीं पे कंप्लेन या कंसर्न रेज कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जिसकी हेल्प से हम ये सारी चीजें टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार हम दोबारा सम अप करते हैं, हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा है। आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखा है टैग्स, ये किस टॉपिक के अंदर लाई करता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देखा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। उसके बाद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या, सिंपल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोप है। यूरोप से बाहर से अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगा, अगर वो कार्बन उनकी लिमिट से ज्यादा है तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। और कैसे पे करेगा, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सर्टिफिकेट्स है उनको परचेज करके। और ये किससे लिंक्ड है, ये लिंक है ईटीएस से, जिसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है या फिर कब चेंज होता है, हर एक हफ्ते में चेंज होता है। ठीक है। इसकी जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि 2020 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने अप्लाई किया है इस मैकेनिज्म को। इससे हुआ क्या है, बहुत सी यूरोपियन कंपनीज छोड़ के गई है, इससे कार्बन लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। कार्बन लीकेज को दूर करने के लिए, और जो बाहर से सस्ते सामान आ रहे हैं, ठीक है, उससे अपने इंडिजिनस या फिर जो वहाँ के ओन कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ये काम कैसे करता है वो हमने देख लिया है। उसके बाद कौन से
सेक्टर्स इसके अंदर कवर है। अभी फिलहाल जो डायरेक्ट एमिशन होता है 6 सेक्टर ही इसके अंदर काउंट किए गए। नेक्स्ट इंडिया के क्या कंसर्न है, 14% जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन के अंदर कहाँ किससे आता है, इंडिया का आता है। तो एक्सपेक्टेड है इंडिया को 1 से लेकर के 1.7 बिलियन डॉलर का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे, जो यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड था। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम या अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपके डाउट्स रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग।